नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। मैं निखिल केशरी आप सभी के सामने सीजीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो हमारे द्वारा एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम बहुवैकल्पिक प्रश्न अर्थात जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। उसमें आज संविधान को लेकर कुछ प्रश्नों पर हम बात करेंगे। ये प्रश्न जो होंगे वो वर्तमान पैटर्न के अनुसार होंगे, जिसमें कुछ ऐसे स्तर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको कुछ तार्किक यहाँ पर नॉलेज होने चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, संविधान के प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड आने थोड़े से बंद हो गए हैं। थोड़े से अच्छे स्तर के प्रश्न आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको इसमें ऑप्शन देखने पड़ेंगे, थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही प्रश्नों को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो संविधान में हम लोग शुरुआत करेंगे संवैधानिक इतिहास के कुछ प्रश्नों को और संविधान के राज व्यवस्था के कुछ प्रश्नों को। इसी कड़ी में जो पहला प्रश्न होगा आज का हमारा, वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और विचार करना है हमें संवैधानिक सरकार को लेकर। संवैधानिक सरकार, देखते हैं पहला यहाँ पर कथन क्या है। पहला कथन कहता है संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में, ध्यान से पढ़ेंगे इसे, राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी नियंत्रण लगाते हैं। यहाँ पर जो राज्य कहने का तात्पर्य है जो आपको नियंत्रित करती है, जिसे आजकल हम लोग क्या कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में सरकार कहते हैं। होता क्या है एक्चुअली में, अगर कोई देश को इमेजिन कर पा रहे हैं तो फिर यहाँ पर एक सरकार होगी और इस देश में रहने वाले नागरिकों को वो क्या करेगी, नियंत्रित करेगी। सरकार के जो तीनों अंग हैं, विधायिका की बात कर लें, कार्यपालिका की बात कर लें या फिर न्यायपालिका की बात कर लें, वो इन तीनों इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। इन्हें ही हम क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। राज्य बेसिकली है क्या, एक राजनीतिक प्रणाली है जो यहाँ रह रहे लोगों के लिए क्या करती है, कानून का निर्माण करती है, इन पर नियंत्रण स्थापित करती है। संविधान का काम क्या है, संविधान का काम इस सरकार और यहाँ रहने वाले नागरिकों के बीच में एक संतुलन स्थापित करना है। क्यों स्थापित करना है, क्योंकि नागरिकों ने अपनी शक्तियां कुछ सरकार को सौंपी है, जिसके माध्यम से सरकार उन पर क्या करती है, शासन करती है, ताकि वो उनके लिए अच्छे कानून बना सके, उनके झगड़ों को सुलझा सके, उनके फ्यूचर को सिक्योर कर सके। इस कारण से क्या किया गया है, तो इन्होंने सरकार का गठन किया है। अगर सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नागरिकों को नियंत्रण करने के साथ साथ वो नागरिकों पर गलत कानूनों के माध्यम से क्या करे, दबाव डाले, तो ये क्या होगा, गलत होगा। तो ये सब करने के रोकने के लिए हमने एक संवैधानिक व्यवस्था का जन्म दिया और संविधान के माध्यम से हमने सरकार को शक्तियां सौंप दी और हमने सरकार को रोका भी किसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से। अर्थात एक ऐसी शक्ति जहां पास संविधान के माध्यम से उन्हें शक्तियां तो प्राप्त होती हैं और संविधान के माध्यम से ही उन शक्तियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, ऐसी व्यवस्था या प्रणाली संवैधानिक सरकार कहलाती है। तो हमने क्या किया, हमने संविधान के माध्यम से सरकार की शक्तियों को सीमित किया है। एक सीमित सत्ता ही संवैधानिक सरकार कहलाती है, ये असीमित नहीं है। अगर आप इमेजिन कर पाएंगे वर्तमान के भारत सरकार को, तो क्या वो असीमित सत्ता का मालिक है या सीमित सत्ता का मालिक है, तो आप तुरंत अंतर कर देंगे कि नहीं, उसके पास सीमित सत्ता है, वो आपके ऊपर कोई भी गलत कानूनों के द्वारा शासन नहीं चला सकती है। इसका मतलब ये हुआ वर्तमान समय में जितने भी लोकतांत्रिक देश है वो संवैधानिक सरकार की संकल्पना को धारण किए हुए हैं। और वो संवैधानिक सरकार करता क्या है, तो राज्य पर नियंत्रण लगाता है ताकि नागरिकों का हित बचा रहे। इस कारण से प्रथम कथन जो है हमारा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला कथन क्या कह रहा है, राज्य की सत्ता के हित में, ये तो गलत हो गया। ये तो सरकार का हित दिख रहा है और नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा रहा है, ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा कथन क्या है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर नियंत्रण लगाता है, ये सही है। हमारा संविधान करता भी यही है। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार समावेश किए गए हैं, जिसमें एक आर्टिकल मिलेगा 13(2). आर्टिकल 13 का सब+2 कहता है, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करती हो या फिर उन्हें शून्य करती हो या न्यून करती हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये राज्य पर नियंत्रण स्थापित कर रहा है ताकि नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की जा सके। इसका मतलब है दूसरा कथन हमारा क्या होगा, सही होगा। देखते हैं पूछा क्या है। हमेशा याद रखना कि आप लोग ना ये वाला चीज भूल जाते हो कि सही पूछा है या गलत पूछा है।
कई बार लोग गलत कर देते हैं, ठीक है। और पूछा होता है कि असत्य बताइए, आप सत्य के हिसाब से उत्तर लगा देते हो। कई बार वो सत्य पूछता है, आप असत्य कर देते हो। तो इसमें ना कभी कभी मार्क कर लिया करो आप, यहाँ पर ना पॉइंट आउट कर लो कि सही पूछा है उसने। सही क्या है? कथन दो, मतलब केवल 2 सही हो जाएगा, ये वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है संप्रभु राज्य के बारे में। कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पहला, संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। अभी मैंने आपको बताया कि राज्य है क्या? राज्य एक राजनीतिक प्रणाली है जो कि क्या करती है? लोगों पर नियंत्रण स्थापित करती है। अगर हम मैकियावेली की भी परिभाषा देखें, जो कि बहुत पुरानी परिभाषा है, लगभग यहाँ 600 साल हो गया उसे, उसने भी कहा था कि जो राज्य होगा वो क्या करता है? लोगों पर नियंत्रण स्थापित करता है। हम हर एक उस संस्था को राज्य का दर्जा देंगे जो क्या स्थापित करे? लोगों पर नियंत्रण स्थापित करे। तो आज के डेट में भी वही है, लोगों ने एक राजनीतिक प्रणाली बनाई जिसे हम राज्य का दर्जा देते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन्हें हम राज्य कह देते हैं। ये बेसिकली राज्य नहीं है, ये प्रांत है। एक देश के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्रोविंस या प्रांत है। अगर मैं एक संवैधानिक शब्दावली में, अगर मैं एक वैधानिक परिभाषा में बात करूं राज्य को, तो राज्य को मैं एक क्या है डिफाइन करूंगा? एक ऐसे तत्व के रूप में जिसमें 4 प्रमुख अंग पाए जाते हैं। तो राज्य के तत्वों में 4 अंग होते हैं। सबसे पहले तो उसका भूभाग होता है, ठीक है, जैसे भारत का अपना भूभाग है। फिर उसमें रहने वाली एक जनसंख्या होती है। इस जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उसमें एक सरकार होती है, और सरकार कैसी होनी चाहिए? तो संप्रभु होनी चाहिए। तो ये संप्रभुता, जो सोवरेनिटी है, वो सरकार में निवास करती है। और ये संप्रभु क्या दर्शाता है? कि आप कानून के निर्माण के लिए संप्रभु हो। यदि विद इन द टेरिटरी बात करें या आउटसाइड द टेरिटरी बात करें, अर्थात अपने घर के अंदर और घर के बाहर, दोनों मामलों में आप क्या होंगे? संप्रभु होंगे। अगर कानून के निर्माण के लिए, तो आप क्या है? एक राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि भूभाग भी होता है, जनसंख्या भी होती है, सरकार भी होती है, लेकिन वो संप्रभु नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, वो संप्रभु नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे हमारे राज्य ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी क्या है? डोमिनियन स्टेट का दर्जा रखे हैं, जो पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं होते हैं कई बार, ठीक है। ऐसे ऐसे राज्य हमें मिलेंगे, ऐसे ऐसे देश भी मिलेंगे। अगर इन चारों तत्वों में से अगर कोई एक तत्व चला जाए तो फिर हम उसे राज्य नहीं कह सकते, ठीक है। हम उसे टेक्निकल टर्म में हम राज्य तो नहीं कह पाएंगे। तो संप्रभु क्या है? एक ऐसी शक्ति है जो आपको स्वतंत्र होने का भाव उत्पन्न करती है, आपके द्वारा लिए गए फैसलों पर आपकी मुहर छोड़ के जाती है। तो ये संप्रभुता है। क्या कह रहा है? संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। सही है। यदि सरकार है और वो संप्रभु ना हो तो किसी काम की नहीं वो सरकार। फिर है संप्रभुता, राज्य की वह सार्वभौम शक्ति है जिससे वह किसी भी बाह्य अथवा आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र होती है। सही है। हम विद इन द टेरिटरी, मतलब भारत के अंदर भी भारत सरकार अपने से निर्णय लेती है, और भारत के बाहर जो विदेशी मामले होते हैं उसमें भी भारत सरकार स्वयं से फैसला लेती है। इसका मतलब है दोनों कथन क्या होंगे? सही होंगे। पूछा क्या है? सही पूछा है। दोनों कथन सही है, मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की शासन व्यवस्था एकात्म शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कथन गलत है ये, ठीक। अगर मैं कहूं भारत शासन व्यवस्था एकात्म शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, नहीं। अगर भारतीय संविधान का आप अनुच्छेद 1 पढ़ लो तो वहां तो हम लोग सीधा बोलते हैं कि हम लोग क्या है? संघ है। जब हमारा संविधान ही हमें संघ कहता है तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा शासन व्यवस्था एकात्म का एक अच्छा उदाहरण है? एकात्म का उदाहरण है, नो डाउट, लेकिन बहुत अच्छा उदाहरण हमारा संविधान एकात्म का नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे तत्व एकात्म के हैं, कुछ तत्व हमारे यहाँ संघीय के हैं। लेकिन अगर हम संवैधानिक दृष्टि से देखें तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया क्या होगा? एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा, अर्थात राज्यों का संघ होगा। मतलब पहला कथन हमारा गलत होगा, क्योंकि बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं हमारे पास एकात्म को लेकर। दूसरा पॉइंट, संघात्मक शासन प्रणाली में न्यायपालिका हमेशा कमजोर होती है तथा संसद की शक्ति बहुत अधिक होती है। ये कथन भी गलत है कहीं ना कहीं। यदि हम ट्रू सेंस में अगर संघ को देखें तो अमेरिका को अवश्य यहाँ पर देख सकते हैं। अमेरिका में क्या होता है कि एक संघ बनाया गया है। अमेरिका क्या है? फेडरेशन है, जहां कई सारे राज्यों ने आपस में मिलकर क्या किया? समझौता किया और एक फेडरेशन का निर्माण किया, जिसे हम अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब अमेरिका की जो संघीय प्रणाली है उसमें न्यायपालिका को क्या रखा गया? स्वतंत्र रखा गया और बहुत पावरफुल बनाया गया।
और इसे फेडरल कोर्ट का दर्जा दिया गया है। ये करती क्या है, तो यहाँ पास जो संघ के जो तत्व हैं उनका सुरक्षा प्रदान करती है। यदि कभी केंद्र और राज्य के मध्य में कोई यहाँ विवाद उत्पन्न हो जाए तो फेडरेशन कोर्ट जो है, जो फेडरल कोर्ट है, वो उनको क्या करेगी, बचाएगी राज्यों को संघ से, केंद्र से राज्यों की रक्षा करेगी। कौन, तो कोर्ट करेगी। न्यायपालिका कमजोर नहीं होती। संघीय व्यवस्था में हमें न्यायपालिका को मजबूत रखना पड़ता है। जैसे हमारे यहाँ भी है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। अगर आर्टिकल 13 में देखें तो है, आर्टिकल 32 की बात करें, आर्टिकल 226 की बात करें, 131, 132, 133, 134, अनुच्छेद 137 की बात करें, तो ये सब न्यायिक पुनर्विलोकन को लेकर हमारे पास क्या है, न्यायपालिका को शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका मतलब है न्यायपालिका कमजोर नहीं होती है, न्यायपालिका क्या होती है, एक मजबूत तौर पर होती है। तो इसका मतलब गलत है ये ऑप्शन। दूसरा कथन भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। पूछा क्या है, सही पूछा है। जब दोनों गलत है तो न तो ए और न ही दो, दोनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित तत्व शामिल है। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में संघीय लक्षण को पूछा है कि संघात्मक तत्व क्या होता है। अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ भारतीय संविधान का संघात्मक तत्व नहीं पूछ रहा है। अगर वो भारतीय संविधान का संघात्मक तत्व पूछता तो ये प्रश्न थोड़ा सा आसान भी हो सकता था। यहाँ पास ओवरऑल एक शासन प्रणाली की बात की जा रही है कि किसी शासन प्रणाली में यदि तत्व संघात्मक का है तो उसमें कौन कौन से लक्षण विद्यमान होंगे। संघ होता क्या है, बहुत सारे राज्य आपस में मिलकर क्या करते हैं, एक गुट का निर्माण कर देते हैं। इसी गुट को हम क्या कहते हैं, संघ कहते हैं। अगर ट्रू सेंस में संघ की बात किया जाए तो हम उसे फेडरेशन में डिवाइड कर देते हैं, उसे को फेडरेशन में डिवाइड कर देते हैं और फिर उसे यूनियन में भी डिवाइड करते हैं। ये तीनों अलग टाइप के संघ होते हैं। तो एक फेडरेशन वाला होता है, एक को फेडरेशन और एक यूनियन। ये तीनों ही संघ हैं और इन तीनों की लगभग विशेषता सेम होती है। बस केंद्र और राज्य के बीच में जो रिलेशन है उनके आधार पर आप डिफाइन करते हैं। जैसे फेडरेशन में केंद्र भी पावरफुल होता है, राज्य भी पावरफुल होता है। को फेडरेशन में राज्य पावरफुल होता है, केंद्र कमजोर होता है। लेकिन यूनियन में राज्य कमजोर होता है, केंद्र पावरफुल होता है। तो इन तीनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का संतुलन कैसा किया गया है। फेडरेशन में लगभग बराबर शक्तियां दी गई है, को फेडरेशन में राज्य को ज्यादा शक्ति दी गई है, यूनियन में केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है। देखते हैं इसके आधार पर क्या बनता है हमारा। तो संघात्मक की ओर बात करते हैं। ट्रू सेंस में संघात्मक फेडरेशन को माना जाएगा। चलो पढ़ते हैं। पहला कथन है, राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों और दायित्वों का स्पष्ट वर्णन है। बिल्कुल है, तीनों में है। ये तत्व तो तीनों में पाया जाता है। चूंकि हमने राज्यों के माध्यम से केंद्र का निर्माण किया है। हाँ, भारत में भले ही ये उल्टा चले जाता है, भारत में केंद्र ने राज्यों का निर्माण किया है, ये उल्टा हो गया है। अगर आर्टिकल 3 को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो वहां संसद को शक्ति दी गई है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सके। तो हमारे यहाँ क्या होता है, संघ तो है लेकिन केंद्र के द्वारा बनाया गया राज्य है, न कि राज्य के द्वारा बनाया गया केंद्र है। थोड़ा सा अलग है। लेकिन अगर हम अपने आप को संघ कह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा जरूर करेंगे। तो ये तो है, केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा तो किया जाएगा। पहला तो बिल्कुल सही है तीनों के लिए। फिर आगे बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता। ये भी सही है। अगर कहीं भी समझौता होता है केंद्र और राज्य के बीच में तो वो संविधान के माध्यम से होगा, और संविधान वो सर्वोच्च होगा तभी वो केंद्र और राज्य दोनों आपस में रह पाएंगे। अगर संविधान खत्म हो गया तो फिर उन दोनों के बीच में जो समझौता हुआ था वो भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसीलिए हर संघीय राज्य में या फिर हर संघीय देश में हम पाते हैं कि संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। क्योंकि संविधान सर्वोच्च होगा तो समझौता भी ऊपर होगा, समझौता भी सर्वोच्च होगा और केंद्र और राज्य एक साथ सह अस्तित्व के साथ रह पाएंगे। मतलब दूसरा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। अभी बात किया था हमने न्यायपालिका के बारे में कि हाँ, न्यायपालिका क्या होगी, स्वतंत्र होगी। क्यों? क्योंकि राज्यों की रक्षा करनी है। केंद्र को जब ज्यादा शक्ति दे दोगे, चूंकि यहाँ पर देखो केंद्र को ज्यादा शक्ति है, यहाँ तो बराबर है, यहाँ देखो केंद्र को ज्यादा शक्ति है। कल के दिन में केंद्र राज्यों पर कब्जा करना चालू कर दे, राज्यों पर मनमानी तरीके से कुछ भी लादना चालू कर दे, तो बचाएगा कौन? न्यायपालिका। अगर दोनों राज्यों के बीच में लड़ाई उत्पन्न हो जाए तो बचाएगा कौन? न्यायपालिका।
केंद्र राज्य के साथ मिलकर किसी अन्य राज्य पर चढ़ाई कर दे, बचाएगा कौन? न्यायपालिका। कहीं सरकार कुछ ऐसा कानून न बना दे जिससे लोगों की स्वतंत्रता का क्या हो, हनन हो जाए, बचाएगा कौन? न्यायपालिका। इसीलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है संघ में। मतलब यहाँ पर तीनों बिंदुओं क्या है, सही है। इसमें आएगा तीनों ऑप्शन, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग दीजिए कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मूल अधिकारिता या जो आरंभिक अधिकारिता है वो कौन से अनुच्छेद में है, जहां यह बताया गया है कि अगर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में लड़ाई हो जाए, किसी राज्य सरकार का दूसरे राज्य सरकार के साथ कोई विवाद हो जाए, किसी भारत सरकार और राज्य का किसी अन्य राज्य के साथ विवाद हो जाए, तो उस पर अधिकारिता किसकी होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी। कौन से अनुच्छेद में है, आप कमेंट बॉक्स में क्या कीजिए, उत्तर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सही विचार करना। सही कथन को हम लोग को देखना है। 4 कथन है टोटल इसमें। पहला कथन कहता है संविधान सभा में कुछ रियासतों का प्रतिनिधित्व नहीं था। मेरे हिसाब से यह कथन गलत है। हमने 93 सीटें दी थी कहा, संविधान सभा में, और लगभग सभी रियासतों का हमने क्या किया था, यहाँ प्रतिनिधित्व दिया था। अगर देखा जाए तो ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। हमने प्रतिनिधित्व दिया था, वरना नाराज हो जाते कौन, रियासत। फिर है संविधान सभा में चुनाव प्रत्यक्ष थे लेकिन सीमित मताधिकार के थे, ये भी गलत है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से किया गया था, राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया गया था। जनता ने प्रत्यक्ष रूप से भाग न लेकर जनता ने अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भाग लिया था। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विचार किस पर करना है, सही कथन पर ना। दोनों कथन गलत हो गए, पहला और दूसरा ऑप्शन। उत्तर तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको। अगर मान लो हमको ऐसा पता चल जाता है ना, तो उत्तर ऐसे ही निकाल लिया करो। देखो एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे तो फिर सेकंड ऑप्शन वहां है, पहला यहाँ है, दूसरा यहाँ है, और पहला और दूसरा दोनों गलत लग रहा है हमें। इसका मतलब है बी आंसर है। अगर कोई एकदम स्मार्ट अगर होता या फिर बहुत ज्यादा अगर उसको समय की कमी होती तो फिर वो क्या करता पता है, सीधा बी ऑप्शन मार के आ जाता, तीसरा और चौथा ऑप्शन पढ़ता ही नहीं। फिर भी हम पढ़ेंगे, देखते हैं क्या लिखा है। संविधान सभा ने एक अस्थायी संसद के रूप में भी कार्य किया। बिल्कुल सही है। संविधान सभा के 2 काम थे, खाली समय में संविधान बनाना और बाकी समय में वो देश के लिए कानून का निर्माण भी करती थी। जी हाँ, संविधान सभा दोनों काम करती थी। अस्थायी तौर पर वो संसद का भी काम करता है और उसके साथ साथ वो संविधान के निर्माण का भी काम कर रहा था। फिर कुछ संवैधानिक प्रावधान 26 जनवरी 1950 से पहले लागू हुए थे। सही है ये पॉइंट। अगर हम संविधान के अनुच्छेद 394 के आसपास देखें, ठीक है, अगर गलत नहीं हो तो 394 है, एक बार आप क्रॉस चेक भी कीजिएगा। 394 आर्टिकल कहता है कि हमारा संविधान कब लागू होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। लेकिन उसी दिन अर्थात 26 नवंबर सन 1949 को कुल 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे, 16 अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। इसका मतलब ये पॉइंट सही है कि हमारे संविधान का कुछ भाग पहले ही क्या कर दिया गया, या कुछ अनुच्छेद पहले ही लागू कर दिए गए थे। जनरली ये प्रावधान संविधान में नागरिकता को लेकर थे, है ना, कुछ ट्रीटी को लेकर थे, अर्थात कुछ समझौतों को लेकर थे। तो ये प्रावधान क्या किया गया, लागू किया गया था। मतलब तीसरा और चौथा कथन सही है। हमारा उत्तर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा इसमें आपको गहन नॉलेज रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन कौन सा गलत है। यहाँ पर देखो दोस्तों, गलत कथन की बात कर रहा है, ठीक है, तो पहले ही मार्क कर लीजिए आप कि वो गलत कथनों पर बात करना चाहता है और गलत कथन की बात कर रहा है। और 4 ऑप्शन दिए, मतलब 3 यहाँ पर सही होंगे, एक कोई गलत होगा, हमें उसे पकड़ना पड़ेगा कौन सा गलत है। पहला कथन की ओर चलते हैं। पहला कथन कहता है गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कथन बिल्कुल सही है ना। कथन की अगर हम बैकग्राउंड पर जाते हैं तो हमें पता चलेगा कि गोवा पहले दमन दीव के साथ क्या हुआ करता था, तो एक यूनियन टेरिटरी हुआ करता था। दमन दीव की स्टोरी इस प्रकार से है कि भारत के मैप में ये वाला जो एरिया है ना, पश्चिमी की ओर का एरिया है, काठियावाड़ का पठार, कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, यहाँ पास आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा, एकदम छोटा सा, काठियावाड़ पठार के जस्ट दक्षिण में खंबात की खाड़ी के पास दीव नाम का जगह मिलेगा। फिर आपको यहाँ पास कोस्टल एरिया में मिलेगा दमन, फिर एक मिलेगा यहाँ पास दादर, और यहाँ मिलेगा नागर हवेली, ये वाला एरिया। और ये महाराष्ट्र और गुजरात का क्या है, बॉर्डर हो जाता है। इधर गुजरात और इधर क्या है, यहाँ पास महाराष्ट्र है।
सन 1947 में आजादी हमें मिली ब्रिटेन से, हमें पुर्तगालियों से आजादी नहीं मिली। भारत के कई सारे एरिया फ्रांसीसियों के कब्जे में थे और कुछ एरिया किसके कब्जे में थे? पुर्तगालियों के कब्जे में थे। पुर्तगाल जो था वो इस दीव के एरिया में था, ये दीव वाला एरिया है। फिर यहाँ दमन के एरिया में था, यहाँ दादर के एरिया में था, यहाँ नागर हवेली, और अगर आप महाराष्ट्र के नीचे जाओगे तो यहाँ गोवा के एरिया में कौन मिलेगा? हमें पुर्तगाल मिलेगा। 1947 में आजादी हमें ब्रिटेन से तो मिल गई, लेकिन पुर्तगालियों ने भारत नहीं छोड़ा उस समय। पुर्तगाली एक ऐसी शक्ति है जो कि देश में सबसे पहले आई थी, अर्थात उन्होंने औपनिवेशिक की शुरुआत भारत में सबसे पहले की और सबसे अंतिम में भी वही गए थे। औपनिवेशिक की शुरुआत उन्होंने 1510 में किया था, गोवा को छीनकर। 1510 में उन्होंने भारत में एक औपनिवेशिक शासन की शुरुआत कर दी थी। 1961 में चले गए। इसमें स्टोरी क्या थी कि जैसे ही भारत आजाद होता है 1947 में, पुर्तगाल को खतरा महसूस होता है कि कहीं भारतीय उन्हें भी ना भगा दें यहाँ से। तो यहाँ पर पुर्तगाल एक चालाकी करता है। 1951 में पुर्तगाल की संसद ने एक कानून पास किया और भारत में उसके जितने भी जगह थे उनके पास, उनको अपना एक राज्य घोषित कर दिया। मतलब वो पुर्तगाल हो गया। अब ओवरसीज टेरिटरी, समुद्र पारीय हमारा क्षेत्र है ये, ऐसा कर दिया पुर्तगाल की संसद ने। अब हमने क्या किया? इसको चुनौती दिया यूनाइटेड नेशन में। तो 1960 में ये फैसला हमारे पक्ष में आया कि ये जो पुर्तगाल ने किया है वो गलत है, ये एरिया भारत का है, भारत पर इसका क्या है? अधिकार होना चाहिए, और ये फैसला हमारे हक में आया। अच्छा, बीच में कुछ कुछ और स्टोरी भी हुई है। यदि मैं बात करूं तो 15 अगस्त 1955 में क्या होता है? यहां रहने वाले जितने भी नागरिक थे उन्होंने पुर्तगाल की अधीनता स्वीकार नहीं की। कहां पर रहने वाले लोगों ने? तो दादर और नागर हवेली में रहने वाले लोग। तो यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज्यादा अनरेस्ट हो जाता है, मतलब यहाँ जन आंदोलन होता है। इस जन आंदोलन को दबाने के लिए पुर्तगाल की सेना अर्थात जो संसद है, उन्होंने सेना को रवाना किया दमन से दादर और नागर हवेली की तरफ। भारत सरकार ने रोक दिया, बोला कि नहीं, हम आपको भारतीय जमीन से होकर जाने नहीं देंगे। पुर्तगाल बोला क्यों नहीं जाने दोगे? बोला कि देखो, आप यहाँ हो, आप यहाँ हो, बीच में तो हमारा एरिया है, हम आपको जाने नहीं देंगे। ये मामला भी चला गया सिक्योरिटी काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहां चला गया। वहां भी फैसला भारत के पक्ष में आया और इसी को आनन फानन में पुर्तगाल की सरकार ने यहाँ गोलियां चला दी। 22 लोगों का यहाँ क्या हो जाता है? हत्या हो जाता है। इसी बीच में सिंपत्ति जाग जाती है कि क्यों ना अब भारत क्या कर ले, इस एरिया को अपने कब्जे में ले ले। इसी बीच में कुछ सालों के बाद जो पुर्तगाल का एक एरिया था अफ्रीका में, अंगोला था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अंगोला नाम का देश था, वहां पुर्तगाल ने बहुत ज्यादा अत्याचार किया। उससे पूरी दुनिया लगभग पुर्तगाल के खिलाफ हो गई कि आप कैसे कर रहे हो, जितने भी आपके औपनिवेशिक हैं वहां आप क्या कर रहे हो? आतताई मचा रहे हो, भारत में भी ये कर रहे हो आप। तो इससे भारत सरकार को बल मिला और भारत सरकार ने सन 1961 में, दिसंबर 1961 में, है ना, भारत सरकार ने अपनी सेना कहां भेज दी? पुर्तगाल के सारे एरिया में भेज दी और 19 दिसंबर को पुर्तगाल ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे कि पुर्तगाल का सारा टेरिटरी किसका हो गया? भारत का हो गया। और भारत ने क्या किया उस समय? दादर नागर हवेली को 10वां संविधान संशोधन करके शामिल कर लिया और इसके साथ 12वां संविधान संशोधन करके गोवा और दमन दीव को भी भारत में शामिल कर लिया। बाद में आगे चलकर गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया जाता है सन 1987 में। संविधान का संशोधन होगा 56, अगर गलत नहीं है तो यहाँ पर 56वां संविधान संशोधन किया गया था। प्रथम कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है, सही है। अगर मैं देखूं दादर, दमन, दीव, दादर नागर हवेली सब अंदर है, भारत की टेरिटरी में है, लेकिन दीव एक क्या है? एक आइलैंड है ना, खंबात की खाड़ी का आइलैंड है या फिर काठियावाड़ पठार के दक्षिण में बसा हुआ है। फिर दमन और दीव को भारत के संविधान संशोधन 56 के द्वारा गोवा से अलग किया गया, सही है ना, मतलब ये 56 वाला सही है। तीसरा पॉइंट भी क्या है? सही है। इसका मतलब है उत्तर हमारा क्या होने वाला है? डी ऑप्शन। डी पढ़ते हैं आपस। दादर नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। नहीं, ये किसके अंतर्गत था? पुर्तगाल के अंतर्गत। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1935 के अधिनियम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है ये। इस अधिनियम का जो बैकग्राउंड है वो भी समझना पड़ेगा
क्योंकि इस अधिनियम से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा जाएगा आपसे। जितना भी संवैधानिक इतिहास से लेकर जितने भी अधिनियम हैं उन पर बहुत डिटेल में आपको एनालिसिस करना है। आज हम बात करते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम की कुछ विशेषताओं को लेकर। प्रश्न पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे उसके एक्सप्लेनेशन पर। पहला यहाँ कथन है, अच्छा पूछा क्या पहले वही देख लेते हैं। विशेषताएं दी हैं, सही को पूछ रहा है और 3 कथन दे दिया है, मतलब तीनों में से चेक करना है सही कौन सा है। पहला, गवर्नरी प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति कर दी गई, सही है। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन का आरंभ किया गया, मतलब राज्यों के विषय को 2 भागों में बांट दिया गया। एक हो गए आरक्षित विषय और दूसरा हो गया हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में गवर्नर अपने कार्यकारिणी के साथ मिलकर शासन करता था। हस्तांतरित विषय में गवर्नर मंत्री परिषद के साथ मिलकर काम करता था। तो इस प्रकार से प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था, लेकिन 1935 में प्रांतों से द्वैध शासन हटाकर केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया। द्वैध शासन की शुरुआत कहां हो जाएगी? अब केंद्र में, अर्थात पहला कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रांतों में हमने क्या किया था पता है? 1935 में हमने स्वतंत्र प्रांतों की स्थापना का यहाँ पर क्या रखा? उद्देश्य रखा था। प्रांत में स्वायत्तता दे दिया हमने, प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बना दी हमने। उत्तरदायी सरकार, संसदीय सरकार, जो कि मंत्री परिषद के आज्ञा पर चलेगी। गवर्नर मंत्री परिषद की बातों को मानने के लिए बाध्य होंगे और गवर्नर यहाँ पास क्या करेंगे? तो वीटो भी रखेंगे। गवर्नर के पास वीटो पावर्स थे, लेकिन यहाँ एक उत्तरदायी शासन की यहाँ व्यवस्था की गई थी। प्रांतों में स्वायत्तता स्थापित किया गया था। वो तो भला हो द्वितीय विश्व युद्ध का, जहां पास ये स्वायत्तता क्या कर दी गई? खत्म कर दी गई। सन 1937 में ये स्वायत्तता चालू होती है और सन 1939 में ये स्वायत्तता क्या कर दी जाती है? खत्म भी कर दी जाती है। बढ़ते हैं सेकंड कथन की ओर। गवर्नर को विधायी प्रक्रियाओं में या क्रियाओं में निषेधाधिकार वीटो, अर्थात यहाँ पर वीटो पावर की बात कर रहा है, की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाने की शक्ति दी गई। सही है ये। अगर गवर्नर को लगता है कि विधान परिषद ने, है ना, गलत कोई कानून बनाया है अथवा मंत्री परिषद उन्हें कोई गलत सलाह दे रही है, तो गवर्नर अपने स्व विवेक से क्या कर सकता है? उस विधेयक पर या उस प्रस्ताव पर वीटो कर सकता है। तो ये शक्ति दी गई थी, है ना, गवर्नर के पास ये शक्ति थी। इसके साथ साथ केंद्र का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो गवर्नर जनरल था उसके पास अवशिष्ट शक्ति हुआ करता था। तो ये शक्ति किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी। प्रांतों के गवर्नर के पास वीटो पावर्स थे। दूसरा भी क्या हो गया? सही हो गया। मतलब पहला और दूसरा सही है। या कहीं पहला दूसरा है ऑप्शन में? पहला और दूसरा है, यहां भी पहला, मतलब चेक करना ही पड़ेगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नियम की समाप्ति। नहीं, ये गलत है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जब 1909 में की जाती है तो उसको बढ़ाया ही जाता है, कम नहीं किया जाता। सन 1919 में बढ़ाया जाता है, सन 1935 में भी बढ़ाया जाता है। ये बात अलग है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार अनुसूचित जातियों में नहीं किया गया, अर्थात जो यहाँ पर दलित वर्ग थे उनके ऊपर इसका विस्तार नहीं किया गया था, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने क्या किया? अनशन करके पूना समझौता करा लिया था। तो यहाँ पर दलित जातियों में यहाँ पर विस्तार नहीं हुआ, लेकिन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली खत्म भी नहीं हुई थी। अर्थात तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा कथन, पहला और दूसरा ही सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा संसद में उच्चतम न्यायालय को लेकर। चलिए विचार करना है फिर से कथनों पर। कुछ कथन पर विचार कीजिए। 2 कथन है, पूछा क्या है? सही को पूछा है। मार्क कर लीजिए सही को और विचार करते हैं। 2 कथन है, देखते हैं कौन सा सही कौन सा गलत। संसद भारत के उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। बिल्कुल गलत कथन है ये। संविधान ने उच्चतम न्यायालय को अर्थात सुप्रीम कोर्ट को अधिकारिता दी है, नो डाउट। जितनी अधिकारिता मिली है वो तो है ही है, और उसको आप कम भी नहीं कर सकते। अगर यहां लिखा होता संसद कम नहीं कर सकती तो फिर ये सही हो जाता। मतलब संसद कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों की शक्तियां कभी कम नहीं कर सकती। लेकिन यहां बात हो रही है बढ़ाने की। बढ़ा जरूर सकती है। अगर हम देखें भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद, अनुच्छेद 138 और अनुच्छेद 139, इन दोनों अनुच्छेदों में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ाने का प्रावधान है। अगर संसद चाहे तो विधि के माध्यम से अनुच्छेद 138 का प्रयोग करके, अर्थात संसद कानून बनाकर अनुच्छेद 138 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है।
लेकिन सभी मामलों में नहीं कर सकती, केवल संघीय मामलों में करेगी। केवल संघ के मामलों में यहां पर क्या कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को बढ़ा सकती है। चूंकि हमारे पास संघ, राज्य और समवर्ती तीनों प्रकार के मामले हैं, तो केवल संघ के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां बढ़ाई जा सकती हैं। फिर आता है 139, ये रीट जारी करने की शक्ति है। अब कहोगे कि रीट जारी करना तो आर्टिकल 32 में है। देखो, आर्टिकल 32 में रीट जारी करना है, नो डाउट। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो फिर वो अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में समावेदन कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए वहां रिट जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है, डिक्रियां जारी कर सकता है, जैसा करना चाहे वो कर सकता है। लेकिन अनुच्छेद 139 कहता है कि अगर संसद चाहे तो कानून के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की इस रिट जारी करने की शक्ति को बढ़ा सकती है। क्यों बढ़ा सकती है? क्योंकि आर्टिकल 32 कहता है कि केवल मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर ही आप क्या कर सकते हो, रिट जारी कर सकते हो। इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकार के लिए रिट जारी करेगा, अन्य अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता है। तो अन्य अधिकार के लिए कौन दे सकता है शक्ति? तो संसद शक्ति दे सकता है कि आप अन्य अधिकारों के लिए भी क्या कीजिए, रिट जारी कीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि प्रथम कथन क्या हो गया, हमारा गलत हो गया। संसद ये शक्ति बढ़ा सकती है। बात करते हैं दूसरे कथन की ओर। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अधिकारियों और सेवक संबंध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी अधिकारी और सेवक होते हैं, क्या उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करते हैं? बिल्कुल सही करते हैं। अगर आप भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 146 को ध्यान से पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी अधिकारी, सेवक होंगे या कर्मचारी वृंद होंगे, उन सभी की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाएगी। हाईकोर्ट में भी यह प्रावधान है। हाईकोर्ट का एक अनुच्छेद है 229, 229। यहाँ पर सेवक और कर्मचारियों की नियुक्ति की बात की गई है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति क्या कर सकते हैं, कर्मचारी की नियुक्ति कर सकते हैं। मतलब यहां तक तो सही है। ये वाला पॉइंट गलत था ना, इसको गलत कर देते हैं। फिर और न्यायालय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है। बिल्कुल सही, ठीक है। जो भारत की संचित निधि है वहां पर क्या होता है, ये भारित होता है। ध्यान देना, हाई कोर्ट का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित है, राज्य पर नहीं। अगर आप 229 को पढ़ोगे तो उसी में लिखा हुआ है कि हम क्या करेंगे, ये भारित व्यय कर देंगे। कहां पर? तो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। जैसे आर्टिकल 112 का सब क्लॉज 3 भारित व्यय के बारे में प्रावधान करता है, तो भारित व्यय है ये पूरी तरीके से, चाहे सुप्रीम कोर्ट का व्यय हो चाहे हाई कोर्ट का व्यय हो, दोनों व्यय क्या हो जाएंगे, भारित हो जाएंगे, ताकि भारत में न्याय प्रणाली बहुत अच्छे तरीके से चल सके। इसका मतलब यह हुआ कि पहला कथन गलत है, दूसरा कथन क्या है, सही है। तो इसका मतलब है उत्तर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, तो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमें विचार करना है और सही पर विचार करना है। फिर से 2 कथन है। पहला कथन कहता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में पारित हुई है। बिल्कुल सही है। अगर इसके बैकग्राउंड पर अगर बात किया जाए तो सन 1919 का अधिनियम देखना पड़ेगा। सन 1919 के अधिनियम में लिखा था कि भारत सरकार जितना सहयोग करेगी उसके आधार पर हम 10 वर्ष के पश्चात एक आयोग भेजेंगे, एक कमीशन भेजेंगे जो ये चेक करेगा कि भारतीयों को कितना स्वशासन दिया जाए, ताकि हम आपको क्या कर सके, आने वाले दिन में स्वायत्तता दे सके। और ये आपके सहयोग पर डिपेंड करेगा, जितना आप सहयोग करोगे उतना हम आपको स्वायत्तता दे देंगे। इसके लिए सन 1927 में एक साइमन कमीशन बनाया गया। साइमन कमीशन का गठन सन 1927 को किया गया, जो कि फरवरी 1928 में कहां आता है, भारत आता है पहली बार। दूसरी बार आएगा वो 1929 को। और जब साइमन कमीशन भारत आएगा, जिसका बहुत ज्यादा विरोध होता है क्योंकि वो व्हाइट कमीशन था, उसमें केवल अंग्रेज थे, केवल और केवल यहाँ गोरे लोग थे, इसलिए उसे व्हाइट कमीशन कहा गया और बहुत ज्यादा नारा लगाया गया, साइमन कमीशन गो बैक गो बैक। और जब वो 2 बार भारत आएगा, सन 1928 में, 29 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ब्रिटेन की संसद में, मई 1930 में। उस रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। सन 1930-31 में पहला होगा, सन 1931 में दूसरा होगा और सन 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन।
इस गोलमेज सम्मेलन को क्यों कहते हैं गोलमेज? क्योंकि मेज था गोल और उसमें सभी भारतीय राजनीतिक दलों को बुलाया गया था एक्सेप्ट कांग्रेस। कांग्रेस यहां पास नहीं गई थी, केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पहुंचा था और भारत की लगभग सभी दल क्या है वहां पास गए थे और उन्होंने क्या किया, एक संवैधानिक ढांचा तैयार किया, भारत के लिए एक बहुत बड़े संविधान की व्यवस्था की, अधिनियम की व्यवस्था की। 1935 का अधिनियम अभी तक का बहुत विशाल क्या है अधिनियम है। इसका मतलब है सच बात है, इन तीनों गोलमेज सम्मेलन का परिणाम क्या है? 1935 का अधिनियम है। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की ओर चलते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के लिए एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। बिल्कुल सही है। यहां पास यह सोचा गया कि क्यों ना हम एक भारतीय संघ का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका संघ था वैसे ही भारतीय संघ का निर्माण करते हैं। तो क्या पहले भारत संघ नहीं था? नहीं था दोस्तों, है ना। अगर हम ध्यान दें तो भारत में कुछ रियासत थे, अलग अलग रियासत चलते थे। भारत में कुछ ब्रिटिश प्रांत थे, है ना। प्रांत की संख्या लगभग यहाँ 12-13 थी, 13 प्रांत थे। कुछ कमिश्नरी क्षेत्र थे जो कि सीधे संसद से संचालित होते थे, जहां पर कमिश्नर बैठता था, हाई कमिश्नर। तो ऐसे क्षेत्र थे भारत के पास। फिर जमींदारियां थी, बहुत अलग अलग क्षेत्र थे। इन सभी को कलेक्टिवली मिलाकर हम एक फेडरेशन के निर्माण की योजना रखते हैं, लेकिन यह फेडरेशन कभी बन नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि रियासत भारी मात्रा में मना कर देते हैं कि नहीं, अब हम भारतीय संघ में शामिल नहीं होंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये कथन सत्य है लेकिन ये आगे चलकर बनेगा नहीं। उपबंध तो किया गया था, मतलब ये कथन सत्य होगा। क्या बना था? नहीं बना था, तो हमें उससे लेना देना नहीं है। ये पूछ रहा है क्या प्रावधान था? हाँ प्रावधान था, मतलब दूसरा कथन भी क्या हो जाएगा, सही है। पहला कथन भी सही, दूसरा भी सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने भारतीय संविधान की जो शुरुआती चरण है अर्थात भारतीय संवैधानिक इतिहास, पूरा तो नहीं, 1935 संविधान सभा के कुछ प्रश्न और यहाँ पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित कुछ प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। ऐसे प्रश्न और आगे की कड़ी में आते रहेंगे। आशा करता हूं कि आने वाले जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें संविधान के प्रश्नों को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे अंतिम तक, जब तक कि हम संविधान के सिलेबस को या फिर आने वाले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के सब्जेक्ट को या फिर सिलेबस को हम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो मैं इसी आशा के साथ आपसे क्या लेता हूं, विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।